हेलो एवरीवन, सो ये हमारी यूपी डीएलएस सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस हैं। कौन सेमेस्टर की क्लासेस है? सेकंड सेमेस्टर की। और आज की क्लास में हम 2020 में जो साइंस का पेपर आया था उसे हम सॉल्व करेंगे। सो ये हमारा एक प्रीवियस ईयर है। इससे पहले के जो 2 प्रीवियस ईयर थे, इससे पहले जो आए हुए थे वो मैं आपको लास्ट क्लासेस में करा चुकी हूँ। सो हमें पता है कि विज्ञान में 5 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं, 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ये टोटल जो पेपर होता है वो 25 मार्क्स का होता है। और जो हमारे अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनके आंसर मैं अपने नोट्स के थ्रू कराती हूँ। सो चलिए अपने इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जूल मात्रक है ऊर्जा का, कार्य का, कार्य और ऊर्जा दोनों का, शक्ति का। तो उसका राइट आंसर है कार्य और ऊर्जा दोनों का। रबी की फसल है मक्का, ज्वार, बाजरा और चना। तो ये इसका राइट आंसर है चना। इसके अलावा जितनी भी 3 फसलें दे रखी हैं ये खरीफ की हैं। चंद्र ग्रहण की घटना होती है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या की रात, कभी भी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, मतलब पूर्णिमा के दिन। देखिए चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? जब सूरज और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। कौन आ जाती है? हमारी अर्थ आ जाती है। तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो चंद्रमा की सतह तक नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से चंद्र ग्रहण जैसी घटना होती है। और आपको पता है कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश द्वारा ही प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी के टीके से बचाव होता है डिप्थीरिया का, काली खांसी का, टिटनेस का, उपयुक्त तीनों का। तो उसका राइट आंसर है उपयुक्त तीनों का। CaSO4 में Ca की संयोजकता है +1, +2, -2, -1। तो उसका राइट आंसर है +2। हमारे जो अति लघु प्रश्न है ये 6 प्रश्न है और उनके जो मार्क्स होते हैं वो 1 नंबर ईच होते हैं। उन्हें मैं अपने नोट्स के थ्रू समझाती हूँ आपको। पहला अति लघु प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्या है? तो सबसे पहले हम आंसर लिखने के लिए क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे नाभिकीय ऊर्जा। इसी तरीके से हमें एग्जाम में भी लिख के आना है। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? नाभिकीय ऊर्जा किसी परमाणु के नाभिक में संग्रहित होती है। तो ये कहाँ होती है? किसी परमाणु के नाभिक में होती है, मतलब कि केंद्रक में होती है, जिसे नाभिकीय संलयन या विखंडन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब इसके उपयोग क्या क्या है? बिजली उत्पादन में, चिकित्सा में, कृषि के क्षेत्र में इस नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा कहाँ होती है? किसी भी परमाणु के नाभिक मतलब कि केंद्रक में होती है, जिसे हम एक नाभिकीय संलयन या विखंडन की विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम वर्ग के उद्दोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो कितने वर्ग के हमारे उद्दोलक होते हैं? तो 3 वर्ग के उद्दोलक होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो यहाँ पे प्रथम वर्ग के उद्दोलक के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर है प्रथम वर्ग के उद्दोलक में आलम्ब कहाँ होता है? आयास और भार के मध्य में रखा जाता है या मध्य में होता है। इसके उदाहरण है कैंची, तार, साइकिल का ब्रेक, कील उखाड़ने वाला प्लास आदि। अब देखिए मैंने ये प्रथम उद्दोलक का चित्र भी बनाया है जो कि है कैंची। ये हमारा उदाहरण है प्रथम उद्दोलक का। तो देखिए बीच में क्या है? आलम्ब है। आलम्ब होता है बीच में, किसके बीच में होता है? भार के और आयास के। तो प्रथम उद्दोलक क्या है कि जिसमें आलम्ब, भार और आयास के मध्य में होता है। इसके उदाहरण है कैंची, प्लास, साइकिल का ब्रेक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में घुलनशील व वसा में घुलनशील विटामिन के 2 उदाहरण लिखिए। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट जो हमने 2 प्रीवियस ईयर किए थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? मैं आपको बहुत बार इसकी ट्रिक बता चुकी हूँ। कीड़ा, KEDA। कीड़ा पानी में तो नहीं घुलेगा, किस में घुलेगा? जाके वसा में घुलेगा। तो ये जितने विटामिन है, मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई वसा में घुलते हैं। और जो रिमेनिंग बचे हैं वो किस में घुलेंगे? जल में घुल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषण के मुख्य कारण लिखिए। तो जल प्रदूषण के जो मुख्य कारण हैं वो इस प्रकार से हैं। फैक्ट्री व कारखानों द्वारा निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट को नदी,
तालाब या झील में निष्कासन कर देना, मतलब कि उन जो गंदा संदा पानी होता है वो कहाँ जाके छोड़ देते हैं, नदी तालाब या झील में छोड़ देते हैं। प्लास्टिक का उपयोग। नेक्स्ट है कृषि में अधिक कीटनाशक व रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना। घरेलू सीवेज और कचरा का जल स्रोतों में निष्कासन, और यहाँ पे लिखा हुआ है तेल का रिसाव, ये भी कारण है जिस वजह से जल प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा को कितने समूह में बांटा जाता है। तो वसा को 2 समूह में बांटा जाता है। पहला तो है संतृप्त वसा और दूसरा है असंतृप्त वसा। अब देखते हैं कि संतृप्त वसा और ये जो असंतृप्त वसा है ये क्या होता है। संतृप्त वसा, यह वसा मुख्य रूप से जंतु या पशु स्रोत से प्राप्त होता है, मतलब कि ऐसा वसा जो हमें नॉनवेज खाने के थ्रू प्राप्त होता है, जैसे कि चिकन में, मीट में, तो उसे हम संतृप्त वसा कहते हैं। और असंतृप्त वसा क्या होता है, यह वसा मुख्य रूप से वनस्पति स्रोत से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण को पूरा करो। CaCO3 + 2HCl इस रिएक्शन के थ्रू क्या बनेगा हमें वो बताना है। अब देखिए आप यहाँ पे ये Ca और Cl2 यहाँ से 2 Cl आ गए, तो ये मिलके क्या बनाएंगे CaCl2। उसके बाद ये C और यहाँ से 2 O, तो मिलके क्या बना लिए CO2। यहाँ पे कितने H रह गए, 2 H रह गए, और यहाँ पे से हम 2 O ले चुके थे, तो केवल एक O रह गया, तो क्या बन गया H2O। अब देखिए इनके रासायनिक नाम क्या क्या है। CaCO3 का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। HCl है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। CaCl2 होता है कैल्शियम क्लोराइड। H2O सबको पता होगा जल, और CO2 भी सबको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन होगी जिसमें CaCl2 + CO2 + H2O बनेगा। यहाँ पे हमारे अति लघु प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न आया हुआ था कि भौतिक और तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल उसके रूप में और आकार में परिवर्तन होता है, तो हम उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ये जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो दोनों दिशाओं में हो सकते हैं। इट मीन जब हम किसी चीज़ के का रूप बदलते हैं तो उसे हम वापस उसकी जो मूलभूत अवस्था है उसमें हम ला सकते हैं। जैसे कि इसको उदाहरण देखिए, पानी का जमना। अब जब पानी जम जाएगा तो उसे हम दोबारा हीट करेंगे तो दोबारा से वो पानी बन जाएगा, मतलब अपनी जो मूल अवस्था थी उसमें आ जाएगा। पानी का उबलना, मोमबत्ती का पिघलना आदि। उसके बाद आती है हमारा रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है रासायनिक परिवर्तन? ऐसा परिवर्तन है जिसमें आणविक संरचना पूरी तरह बदल जाती है और नया उत्पाद बनता है। रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन अपरिवर्तनीय या स्थायी होता है, मतलब कि इसमें क्या होता है, अब हमें किसी भी चीज़ को उसके मूल रूप में वापस नहीं ला सकती है, केवल एक ही दिशा में होने वाली प्रक्रिया होती है। और देखिए इसके उदाहरण क्या है, जैसे कि लकड़ी या कागज़ का जलना। जब लकड़ी या कागज़ एक बार जल जाएगी तो क्या हम दोबारा उसे लकड़ी या कागज़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना, वो तो केवल राख बन जाएगी। कपूर का जलना, दूध का फटना, लोहे में जंग का लगना, तो ये सब उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव लिखिए। तो पहले हम हेड डालेंगे कि मृदा प्रदूषण होता क्या है। छोटा सा हम लिख देंगे कि जब किसी मिट्टी में कोई भी रासायनिक या फिर जो अन्य पदार्थ आके जब उसमें मिल जाते हैं तो उसमें ये असामान्य मात्राएं मिलती हैं, मतलब कि अब उसकी क्या होती है, सांद्रता को ये लोग खराब करते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण, जैसे कि पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि। अब हमारा क्वेश्चन पूछा था कि मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, तो हम हेड डालेंगे मृदा प्रदूषण के स्रोत। पहला है फैक्ट्रियों, कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट। दूसरा इसका स्रोत है नगर पालिका से निकला अपशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट है कृषि में उपयोग होने वाले अनेक प्रकार के कीटनाशक। इन कीटनाशकों की वजह से भी मृदा पोल्यूटेड होती है। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली पॉलीथीन। अब इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, तो हम डालेंगे मृदा प्रदूषण के प्रभाव। मृदा प्रदूषण से अनेक प्रकार के पादप रोग होते हैं, मतलब कि पेड़ पौधों में भी रोग हो जाते हैं। मृदा प्रदूषण से विभिन्न प्रकार के रोगों के रोगाणुओं को पनपने का अवसर मिलता है। इसके अलावा भी
कुछ इसके प्रभाव है। पहला तो इसके अलावा ये थर्ड प्रभाव हम ये लिख सकते हैं कि जो मिट्टी की उर्वरकता होती है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। और जो फसल उत्पादन की जो परसेंटेज होती है, जो दर होती है, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। सो मैंने यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है। ये आई नो थोड़ा सा फनी लग रहा है, बट मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये हमारी क्या है, नासिका मतलब कि नाक है, और ये हमारी मुखगुआ है मतलब कि मुंह। अब नासिका, नाक और जो मुखगुआ दोनों से ही हम वायु को एंटर कर सकते हैं। ये वाला एरिया क्या है, ये है ग्रसनी। फिर उसके बाद ये जो एरिया है उसे हम कहते हैं श्वसन नली। यहाँ पे ये जो छोटी छोटी आपको लाइंस दिख रही हैं इसमें हार्ट से हार्ट नहीं, फेफड़ों से मिली उसे हम श्वसनी कहते हैं, और ये हमारे फेफड़े हैं। उसके अलावा ये लाइक इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है फेफड़ों के नीचे, ये वाला, इसे हम मध्यपट कहते हैं। एक बार अच्छे से देख लीजिए, नासिका मुखगुआ दोनों से ही वायु अंदर जाती है। इसे, ये जो वाला पार्ट जो है इसे हम ग्रसनी कहते हैं। उसके बाद आई हमारी श्वसन नली। श्वसन और फेफड़ों के अंदर क्या होती हैं, श्वसनी होती हैं। ये हमारे फेफड़े हैं, फेफड़े के नीचे एक भाग होता है उसे हम मध्यपट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम किस तरीके से अंतर लिखेंगे, एक सब तरफ लिख लेंगे प्रोकैरियोटिक और दूसरी साइड लिख लेंगे हम यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में है, इसमें केंद्रीय झिल्ली नहीं होती, बट इसमें केंद्रीय झिल्ली होती है। झिल्ली युक्त कोशिका अंग नहीं होते। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिका अंग नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिका अंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट अंतर है, प्रोकैरियोटिक में केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो अविकसित होती है, मतलब कि पूर्णतः डेवलप नहीं होती, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो पूर्णतः विकसित होती है, मतलब कि डेवलप होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आकार होता है वो छोटा होता है, क्योंकि वो विकसित नहीं होती है पूरी तरीके से, तो वो कैसी होंगी, छोटी होंगी। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका पूर्णतः विकसित होती है तो इनका आकार बड़ा होता है। इनमें कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं, मतलब कोशिका अंग पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सभी के सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए है वो कोशिका द्रव में उपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में जो डीएनए है वो केंद्रक में उपस्थित होता है। तो आई होप आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अच्छे डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दोलक क्या है, इसके प्रकार उदाहरण सही समझाइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उद्दोलक क्या है। इसका आंसर हम देंगे, हेडिंग डालेंगे उद्दोलक। उद्दोलक एक मुड़ी हुई या सीधी मजबूत छड़ होती है, जिसे एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको उद्दोलक के एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूँ। कंपास देखा है आपने, यहाँ पे आप डॉट पे रखते हैं और पूरा ये गोल घुमा के चक्कर बना देते हैं, मतलब कि सर्कल बना देते हैं, तो वो क्या है, दोलक। ये एक या फिर तो सीधी होती है या फिर एक मुड़ी हुई छड़ होती है, जिसमें हम एक बिंदु के सापेक्ष रख के उसे घुमा सकते हैं। अब उद्दोलक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रथम प्रकार के उद्दोलक, नेक्स्ट है द्वितीय प्रकार के उद्दोलक, और उसके बाद है तृतीय प्रकार के उद्दोलक। प्रथम प्रकार के उद्दोलक देखते हैं, ये हमारे अति लघु प्रश्न में भी आया था, वहाँ पे हमने इसका आंसर लिखा था। इसमें उद्दोलक में आयास मतलब कि बल और भार के मध्य आलम्ब होता है। आलम्ब कहाँ होता है, बल और भार के मध्य में होता है। बल को हम आयास भी कह सकते हैं। इसके उदाहरण कील निकालने वाली हथौड़ी, हैंडपंप, प्लास, है ना, साइकिल का ब्रेक आदि। नेक्स्ट है द्वितीय प्रकार के उद्दोलक। जिन उद्दोलक के में जो भार होता है वो अब किसके बीच में होगा, आलम्ब और बल के बीच में होता है, तो उसे हम द्वितीय प्रकार के उद्दोलक कहते हैं, जैसे पहिए वाली ट्राली। उसके बाद है तृतीय प्रकार के उद्दोलक। इस प्रकार के उद्दोलक में जो बल होता है वो भार और आलम्ब के बीच में होता है, जैसे कि चिमटा, चाकू, फावड़ा, सीढ़ी आदि। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि उद्दोलक बला घूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आम जीवन में उद्दोलक का बहुत ही महत्व है
और ये हर जगह देखे जाते हैं। हमें पता है, हम अभी अपने किचन में जाएंगे तो हमें चिमटा मिल जाएगा, प्लास मिल जाएगा, घर में रखा हुआ चाकू मिल जाएगा, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसको एक याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, आप इस तरीके से देखिए। सबसे पहले आप लिख लीजिए आलम, आलम, उसके बाद आपके ऊपर पड़ा भार, जब आपके ऊपर भार पड़ेगा तभी तो आप लगाएंगे बल। ठीक है, तो पहले वाला जो प्रथम प्रकार का उद्दोलक है उसमें आलम मध्य में होता है भार और बल के। अब द्वितीय प्रकार के उद्दोलक में भार बीच में होता है आलम और बल के। तृतीय प्रकार के उद्दोलक में जो बल होता है वो बीच में होता है आलम्ब और भार के। तो बहुत सिंपल सी बात है कि फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये आलम, फिर हम पे भार पड़ा, हमने कहा आ भार, फिर हमने भार पड़ा तो हमने क्या लगाया, बल लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सूत्र एवं एक एक उपयोग लिखिए। पहला है विरंजन चूर्ण। तो इस विरंजन चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CaOCl2। तो कैल्शियम, O से मतलब ऑक्सी, Cl मतलब क्लोराइड, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका उपयोग क्या होता है कि पानी, जो पीने वाला पानी होता है उसे रोगमुक्त करने के लिए, मतलब कि उसमें कोई भी बैक्टीरिया ना रहे, उसके लिए विरंजन चूर्ण का उपयोग किया जाता है, मतलब कि पानी को शुद्ध करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। Na मीन सोडियम। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, जो खाने वाला सोडा होता है उसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग बहुत से व्यंजनों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि छोले भटूरे बनाते हैं तो भटूरों को फुलाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का। इडली को फुलाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडे का। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो आप ये भी उपयोग लिख सकते हैं, और आपको मैंने जो बोरवली बताया आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है धावन सोडा। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। इसका उपयोग कपड़े धोने वाले साबुन में को बनाने में किया जाता है। कपड़े धोने वाले साबुन, पाउडर को बनाने में धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। इसको आप ऐसे याद रखते हैं, धा से धोना, धा से धावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। संतुलित आहार क्या है, मनुष्य के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है। तो पहले हम सबसे पहले आंसर देते हैं कि संतुलित आहार आखिरकार होता क्या है। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल शारीरिक जरूरत के हिसाब से उचित मात्रा में पाए जाते हैं, ना तो ज़्यादा ना तो कम, तो उसे ही हम संतुलित आहार कहते हैं। अब इसके बाद हमें ये बताना है कि संतुलित आहार के मानव जीवन में क्या क्या लाभ है, इसके क्या क्या महत्व है किसी के लिए भी। संतुलित आहार से शरीर के लिए जरूरी पोषण तत्व प्राप्त होते हैं। इससे रोगों से बचाव मिलता है संतुलित आहार से, बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ऊर्जा मिलती है और दैनिक कार्यों को करने के लिए हमें ये मदद करते हैं। कौन, संतुलित आहार। वजन नियंत्रित रहता है, मतलब कि आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इनटेक ही नहीं करेंगे तो आपका वजन कैसा रहेगा, नियंत्रित रहेगा, और मोटापे का खतरा नहीं रहेगा। जो लोग असंतुलित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें मोटापे जैसी समस्या आती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को इनटेक करते हैं, वसा को इनटेक करते हैं, जो उनके फैट में वृद्धि करता है। मानसिक स्वास्थ्य बेकार होता है, क्योंकि जब मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है, मतलब कि जब आप अच्छा खाना खाएंगे तो आप अच्छे से सोच पाएंगे, क्रियाशील रह पाते हैं। और जब आप बहुत भारी भरकम खाना खाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो बैलेंस डाइट नहीं होती है, तो वो खाना खाती है एकदम क्या लगती है, नींद आ गई। शरीर का विकास होता है और शरीर की वृद्धि में ये सहायक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सो ये हमारा साइंस का पेपर था जो कि 2020 में आया था। आई होप ये पेपर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको अच्छे से लर्न भी हो गया होगा। तो चलिए इससे पहले जो पेपर आया था वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही। बाय एंड हैव अ गुड डे।